नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित अग्रवाल। स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी आईक्यू पर। तो रिसेंटली आपने दोस्तों न्यूज़ सुनी होगी, हमारे देश की जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने यहां पर म्यूचुअल फंड में जो प्रॉब्लम्स अभी रिसेंटली देखने को मिली है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था फ्रैंकलिन टेम्पलेटन के बारे में, जहां पर उन्होंने 6 म्यूचुअल फंड जो हैं उसको बंद कर दिया है। अब इसको देखते हुए यहाँ पर जो पूरा फाइनेंशियल सेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, यहाँ पर काफ़ी कुछ जो प्रॉब्लम्स गुजर सकती है, हमारे देश की इकोनॉमी पर आ सकती है, इसको देखते हुए यहाँ पर आरबीआई ने करीब 50,000 करोड़ का एक स्पेशल लिक्विडिटी पैकेज निकाला है म्यूचुअल फंड के लिए स्पेशली। तो ये पूरा मामला है, क्या ये स्कीम कैसे लागू की जाएगी, इसका मेन मकसद क्या है, प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं, सभी के बारे में हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको स्टडी आईक्यू एजुकेशन को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है। दिस इज मी अंकित अग्रवाल, और अपडेट्स के लिए आप मुझसे फॉलो कर सकते हैं अलग अलग सोशल मीडिया आईडीज पर। यहाँ पर पीडीएफ के लिए आप फेसबुक पर जा सकते हैं, बाकी अपडेट्स और पीडीएफ के लिए भी आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें ऑलरेडी 17,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर ज्वाइन कर चुके हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। साथ में अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी आईएएस की, यहाँ पर स्टडी आईक्यू लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वाला वीडियो मैंने बनाया था फ्रैंकलिन टेम्पलेटन के बारे में। तो जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले आप जाकर ये वीडियो देखिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक वीडियो यहाँ पर मैंने बताया था। काफ़ी अच्छे से डिटेल में बताया था कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसके अंदर डेट म्यूचुअल फंड क्या होता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है, सभी कुछ मैंने जानकारी आपको इसमें दी थी। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि जो फ्रैंकलिन टेम्पलेटन है, जो कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, उन्होंने अपने जो 6 स्कीम्स हैं, मतलब कि ये कंपनी बंद नहीं हुई है, उनके द्वारा बहुत सारे स्कीम्स चलाए जाते हैं, अलग अलग म्यूचुअल फंड। तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करना चाहते हो। तो यहां पर जिन लोगों ने ये वाला जो 6 म्यूचुअल फंड है, यहां पर जो पैसा लगाया था, ये सारे बेसिकली डेट म्यूचुअल फंड है, उसको यहां पर क्लोज कर दिया है। कहने का मतलब है कि जिन्होंने भी पैसा लगाया उनका पैसा अभी डूबा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको पैसा रिटर्न किया जाएगा, लेकिन कितना किया जाएगा, कब किया जाएगा, ये सारी डिटेल्स अभी आना बाकी हैं। लेकिन अभी के लिए ये जो स्कीम्स था, जिन्होंने भी पैसा लगाया था, वो एक बार के लिए स्कीम्स रोक दी गई हैं। और इस पूरे स्कीम्स का जो ओवरऑल अमाउंट था वो करीब 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा था। और इसका जो मेन रीज़न दिया गया फ्रैंकलिन टेम्पलेटन के द्वारा, वो ये था कि यहाँ पर जो कोरोना वायरस की वजह से पूरे मार्केट में डिसलोकेशन हुआ है। मतलब कि यहाँ पर आपको पता है कि जो कंपनीज हैं, उनका जो बिजनेस है वो एक बार के लिए रुक गया है, जिसकी वजह से उनके पास इनकम नहीं हो पा रही है। अब इससे क्या होता है, इसका पूरा डोमिनो इफेक्ट देखने को मिलता है आपको पूरे इकोनॉमी के ऊपर। और यही चीज़ यहाँ पर जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है म्यूचुअल फंड के अंदर, वो हमें देखने को मिली। अब लिक्विडिटी से मेन मतलब यह है कि यहाँ पर सपोज आप अपना पैसा विड्रॉ करना चाहते हो फ्रैंकलिन टेम्पलेटन से, ठीक है, लेकिन अगर सपोज इनके पास अभी के लिए पैसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कंपनी डूब गई है, लेकिन फॉर द टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर अगर उनके पास पैसा नहीं है, तो वो कैसे लोगों को पैसा लौटाएंगे। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम है, कैश की जो प्रॉब्लम है फॉर द टेम्परेरी टाइम पीरियड, उसको यहाँ पर देखते हुए ये 6 स्कीम्स बेसिकली क्लोज की गई हैं। अब यहाँ पर इसके ऊपर आरबीआई का क्या कहना है, तो यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना होगा। आरबीआई का मेनली ये कहना है कि जो ओवरऑल इंडस्ट्री है यहाँ पर म्यूचुअल फंड की, वो काफ़ी सेफ है, उसमें कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी, लिक्विडिटी की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर वो सारे स्कीम्स जो कि म्यूचुअल फंड के द्वारा चलाए जा रहे थे, जो कि हाई रिस्क डेट म्यूचुअल फंड थे, मतलब कि यहाँ पर ये जो 6 स्कीम्स हैं ये हाई रिस्क वाले हैं। मतलब कि यहाँ पर जिस भी इन्वेस्टर्स ने इस तरह की स्कीम्स को चूज किया था, उनको पता था कि यहाँ पर उनको रिटर्न हाई मिल सकता है। मतलब कि अगर सपोज मैं कहता हूँ कि जिन्होंने काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट किया होगा उनको रिटर्न 8% मिलेगा, लेकिन इस वाले स्कीम से हो सकता है उनको 10% या 12% रिटर्न मिले। लेकिन इसमें रिस्क भी ज़्यादा है। रिस्क क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड है, उन्होंने आपका पैसा किसी लो ग्रेड के यहाँ पर कंपनी के बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था। मतलब कि सपोज एक एग्जांपल लीजिए रिलायंस का। रिलायंस एक अच्छी कंपनी है, वहाँ पर आप अपना पैसा लगाओगे तो रिलायंस आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं देगी, इंटरेस्ट नहीं देगी, लेकिन आपको पता है कि वो आपका पैसा सेफ है उस कंपनी में। लेकिन कोई छोटी कंपनी है, वहाँ पर अगर आप उसको पैसा देते हो तो वो कंपनी कहती है कि हम आपको ज़्यादा रिटर्न देंगे, लेकिन आपको पता है कि अगर वो कंपनी डूब गई तो आपका पैसा भी हो सकता है नहीं आए। अब इस सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर आरबीआई ने कहा कि इस तरह की जो रिस्क है डेट म्यूचुअल फंड में, वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम है। यहां पर ओवरऑल जो इंडस्ट्री है उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहां पर इस तरह के जो स्कीम्स में प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है म्यूचुअल फंड के अंदर। अब हो सकता है कि ये जो थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसकी वजह से पूरा म्यूचुअल फंड प्रॉब्लम में ना आ जाए, पूरी जो अर्थव्यवस्था है, जो फाइनेंशियल सेक्टर है, क्योंकि हर एक चीज लिंक्ड है। ऐसा मत सोचिएगा कि म्यूचुअल फंड में प्रॉब्लम आएगी तो बैंकों की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि याद रखना है आपको कि इवन जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो भी कई बार बैंकों से लोन लेते हैं, कई सारे फाइनेंशियल एनबीएफसी से पैसा लेते हैं। तो यहां पर आरबीआई ने इसी चीज को देखते हुए यहां पर एक अनाउंसमेंट किया है, रिलीफ अनाउंसमेंट किया है, एक तरह से आप कह सकते हैं म्यूचुअल फंड के लिए। अब बेसिकली क्या है, इसको बोला गया है स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी। अक्सर आप यहां पर न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे अगर, तो एसएलएफ के बारे में बात होता होगा। एसएलएफ का बेसिक मतलब है स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी। अब इसके थ्रू बेसिकली क्या किया जाएगा, रिसेंटली आपने सुना होगा काफी ज्यादा रेपो रेट के बारे में, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के बारे में, एलटीआरओ, और रिसेंटली मैंने आपको टीएलटीआरओ के बारे में भी बताया था। मैं एक एक करके एक बार बता देता हूं आपको क्या होता है। अब रेपो रेट आपको पता है इस समय कितना है, इट इज 4.4%। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो रेपो रेट पर जो बैंक्स यहां पर कर्जा लेते हैं, लोन लेते हैं आरबीआई से, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 1 से 14 डेज के लिए होता है। तो ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। लेकिन पिछले 2-3 महीने से आरबीआई ने क्या स्टार्ट किया है, एलटीआरओ, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। मतलब कि यहां पर 1 साल के लिए, 3 साल के लिए जो बैंक्स हैं वो आरबीआई से लोन ले सकते हैं इसी ब्याज दर पर। ये जो 4.4% है जो कि आपका रेपो रेट है, इसी ब्याज दर पर यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए जब वो पैसा लेते हैं आरबीआई से, इसी को एलटीआरओ बोला गया, मतलब लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। और जब एलटीआरओ में आप टी लगा दोगे यहां पर टीएलटीआरओ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो सारे पैसा जहां पर एक टारगेटेड रूप में दिया जा रहा है, जैसे कि मैं यहां पर बोल रहा हूं कि यहां पर जो पैसा है किसको दिया जाएगा, ये म्यूचुअल फंड को दिया जाएगा। मतलब कि हम टारगेट कर रहे हैं यहां पर म्यूचुअल फंड, इसीलिए टीएलटीआरओ, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। तो यहां पर ये वाला जो अनाउंसमेंट किया है आरबीआई ने, यहां पर ये कहा है कि इस ऑपरेशंस के थ्रू 90 दिन के लिए हम आपको पैसा देंगे। रेपो रेट में मैंने क्या बताया था, ये करीब 1 से 14 डेज के लिए होता है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस में 1 साल, 3 साल के लिए। लेकिन ये आप कह सकते हो एक तरह का मॉडिफाइड वर्जन है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस का, मतलब टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। मतलब कि म्यूचुअल फंड को यहां पर 90 दिन तक के लिए इस तरह के पैसे दिए जा सकते हैं बैंकों के द्वारा। अब ये पूरा वर्क कैसे करेगा एक बार आप समझ लो। देखो, आरबीआई है यहां पर बैंक है, यहां पर आपका म्यूचुअल फंड है, ठीक है, म्यूचुअल फंड इधर है। तो यहां पर बैंक्स क्या करेंगे, ये 90 दिन के लिए पैसा उधार ले सकते हैं आरबीआई से, और वो पैसा किस लिए ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड को देने के लिए। ऐसा नहीं है कि बैंक ने कहा कि हाँ आप मुझसे ये जो 50,000 का फंड आरबीआई दे रही है इसके थ्रू मैं पैसा बोरो कर लेता हूं और किसी और चीज में उसको लगा दूंगा। जी नहीं, यहां पर आरबीआई के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो म्यूचुअल फंड को देगी। तो आप बैंक ने यहां पर पैसा लिया आरबीआई से 90 दिन के लिए, और वो पैसा यहां पर म्यूचुअल फंड को दे दिया। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहां पर म्यूचुअल फंड को पैसा डायरेक्टली आरबीआई नहीं दे रही है, ये बैंकों के थ्रू आ रहा है। अब ये जो पूरा ऑपरेशन है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है आपको, 27 मार्च से लेकर 11 मार्च तक चलाया जाएगा, ऐसा आरबीआई ने बोला है। मतलब इसी टाइम पीरियड के लिए ही बोरो किया जा सकता है। नेक्स्ट यहां पर मैं आपको बता दूं कि इसका इंपैक्ट क्या आ सकता है। देखिए 3-4 इंपैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। एक तो यहां पर जो इन्वेस्टर्स हैं, मतलब कि अगर आपने अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगाया है, एक तरह से आपको यहां पर अश्योरेंस दी जा रही है आरबीआई के द्वारा कि कोई भी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां पर जब चाहो आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड से निकाल सकते हो या फिर लगा सकते हो, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की इसके बारे में जरूरत नहीं है। तो एक तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अश्योरेंस हो गया। दूसरा यहां पर इसका जो इंपैक्ट आएगा वो ये है कि आपको एश्योरेंस मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो लोग अचानक से पैनिक में आ रहे थे, क्योंकि यहां पर जो फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने बंद किया था ये पूरा स्कीम, 6 स्कीम, इसकी वजह से लोग एग्जिट ना कर जाएं, अपने म्यूचुअल फंड से पैसा ना निकाल लें। तो अक्सर आपने देखा होगा बैंक रन क्या होता है कि बैंक में अचानक से पैसा कम हो गया और मार्केट में अचानक से खबर फैल गई कि ये बैंक डूबने वाला है। इसकी वजह से क्या होता है, सारे लोग अपना पैसा विड्रॉ करने लगते हैं, तो फर्दर यहां पर बैंक को प्रॉब्लम हो सकती है। तो वैसा ही ऐसा म्यूचुअल फंड के साथ ना हो जाए, कहीं ऐसा लोगों को ना लगे कि उनका जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो डूब ना जाए। इसकी वजह से जो पैनिक एग्जिट है और जो लोग अपना विड्रॉ करते हैं, ये एक तरह से प्रिवेंट करेगा ये पूरा स्कीम। दूसरा यहां पर आप देखिए तो जो इंपैक्ट आएगा वो है फाइनेंशियल मार्केट पैसिफाइड का बेसिक मतलब है यहां पर कि जो म्यूचुअल फंड का इंपैक्ट पूरे ओवरऑल जो फाइनेंशियल सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, एनबीएफसी सेक्टर है, जो पूरा सेक्टर है उस पर इतना इंपैक्ट ना आए, ये इसमें कहीं ना कहीं मदद करेगा।
और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट इंपैक्ट ये भी आ सकता है कि बाई चांस मैं कहता हूं, सपोज आप अगर अपना पैसा अचानक से निकालने लग जाओ तो यहां पर ऐसा ना हो कि म्यूचुअल फंड के पास पैसा ना बचे। तो एक तरह से क्या कर सकती है म्यूचुअल फंड जो है शॉर्ट टर्म के लिए बैंक से बोरो कर सकती है। अब बैंक कहां से बोरो करेगी? आरबीआई से, जैसा कि मैंने बताया। तो यहां पर म्यूचुअल फंड के पास पैसा आ जाए तो अगर अचानक से लोग म्यूचुअल फंड के पास जाने लग जाएं कि मुझे पैसा दीजिए मेरा वापस, तो एक तरह से म्यूचुअल फंड के पास पैसा हो तो इससे भी निपटने के लिए कहीं ना कहीं ये जो पूरा स्कीम है वो सक्सेसफुल हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ सकती है इसमें, ऑब्स्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि सपोज यहां आरबीआई है, यहां पर बैंक्स हैं, यहां पर म्यूचुअल फंड है, ठीक है। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि जरूरी थोड़ी है कि यहां पर बैंक जो है आरबीआई से बोरो करके और वो पैसा म्यूचुअल फंड को दें, क्योंकि बैंकों को भी तो लग सकता है कि जो हम पैसा म्यूचुअल फंड को दे रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो म्यूचुअल फंड को हम पैसा देंगे वो वापस ना लौटा पाए। अगर वो वापस नहीं लौटा पाएंगे तो बैंक फर्दर ये वापस कैसे करेंगे आरबीआई को? तो इस तरह की भी दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही आसान है, इस तरह के ऑब्स्टिकल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा यहां पर एक ये हो सकता है कि जो बैंक हैं, अब बैंक सिंपली पैसा ऐसे तो देंगे नहीं म्यूचुअल फंड को। बैंक्स हो सकता है कि जो म्यूचुअल फंड के पास सिक्योरिटीज हैं, जो बॉन्ड्स हैं, वो यहां पर अपने पास रख लेंगे और तब ये पैसा देंगे। लेकिन कई बार हो सकता है कि जो म्यूचुअल फंड के पास जो बॉन्ड्स हैं वो लो ग्रेड के हों, तो ऐसा देखते हुए जो बैंक्स हैं वो ये बॉन्ड्स खरीदने के लिए रेडी ना हो और फिर अगेन पैसा नहीं दिया जाएगा म्यूचुअल फंड को, तो ये एक दिक्कत आ सकती है। और लास्ट में अगेन जो इन्वेस्टर्स हैं, सपोज यहां पर अगर आपने पैसा लगाया है तो रिसेंटली जो भी आरबीआई ने डिसीजन लिया आप उससे खुश नहीं हो, तो यहां पर हो सकता है इन्वेस्टर्स भी खुश ना हो। तो इस तरह के ऑब्स्टिकल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और लास्ट में जाते जाते मैं आपसे एक और एग्जांपल की बात करना चाहता हूं, मतलब इसी तरह का कुछ सिचुएशन आपको 2013 में देखने को मिला था। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता होगा इस क्राइसिस के बारे में। एक होता है टेपर टैंट्रम क्राइसिस कहते हैं। बेसिकली क्या हुआ था कि 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल जो क्राइसिस आया था तो वहां पर क्या हुआ था कि लिक्विडिटी की कमी हो गई थी, लोग खर्च नहीं कर रहे थे। इसकी वजह से क्या किया, जो फेडरल रिजर्व है यूएस की और जो बाकी देश के सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने क्या किया, क्वांटिटेटिव ईजिंग अपनाना स्टार्ट किया। अब इसका मतलब आप सबको पता है कि ज्यादा से ज्यादा कैश का फ्लो करना इकोनॉमी के अंदर, सस्ते दाम पे लोन प्रोवाइड करना, जैसे कि आज हम देख रहे हैं। आज क्राइसिस के टाइम में आरबीआई क्या कर रही है, ज्यादा से ज्यादा कैश की मुहैया करा रही है इकोनॉमी में। तो क्या हुआ कि 2008 के बाद बहुत सारा पैसा इकोनॉमी के अंदर आने लग गया। अब अचानक से क्या हुआ, 4-5 सालों के बाद, मतलब 2008 के बाद 2013 में ऐसा देखने को मिला कि अचानक से पूरे इकोनॉमी में बहुत पैसा आ गया है, इसको हमें रिड्यूस करने की जरूरत है। और रिड्यूस करने को ही यहां पर बोला गया टेपर, ठीक है, टेपर टेंट्रम, और इसी को कहा गया टेपर टेंट्रम क्राइसिस। तो इस क्राइसिस में भी बेसिकली क्या हुआ था यहां पर कि जो आरबीआई है उन्होंने इसी तरह से, जैसे आज हम म्यूचुअल फंड को देख रहे हैं कि पैसा देने के लिए कोशिश कर रही है, उस समय भी आरबीआई ने कोशिश की थी, लेकिन 2013 के समय यहां पर किसी भी म्यूचुअल फंड ने पैसा अवेल नहीं किया था, नहीं लिया था। तो क्या यहां पर आज फिर से जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो वापस पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे, वी स्टिल डोंट नो, लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस बार थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है म्यूचुअल फंड में। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, एक पर्टिकुलर कंपनी में प्रॉब्लम आई है और बहुत ही छोटे लेवल पर है। तो लेट्स सी अभी अगेन यहां पर जो प्रोवाइड किया गया है 50,000 का यहां पर रिलीफ पैकेज टाइप का एक फैसिलिटी दी जा रही है म्यूचुअल फंड्स को, क्या वो अवेल करते हैं कि नहीं करते हैं। अगेन आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था यहां पर आपको सब कुछ इसके बारे में जानने को मिला होगा, काफी अदर जानकारी भी मैंने आपको देने की कोशिश की है। अगर साथ में आप मेरा यूपीएससी डेली यूपीएससी एमसीक्यू ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ ऐप पर जाकर ये ज्वाइन कर सकते हैं। डेली मैं 10 MCQ करंट अफेयर्स बेस्ड कराता हूं। साथ में अगर आप मुझसे कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित मे 28। यहां पर मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।